राजीव के पास आपको लिए चलते हैं। राजीव, अब तो बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। बाहुबली, बजरंग दल, पीएफआई, जाति, धर्म, गाली, सबकी कर्नाटक चुनाव में एंट्री हो गई है। बस नहीं एंट्री हो रही है तो मुद्दों की। इन सबका कर्नाटक चुनाव में, क्योंकि आप माहौल क्या कर रहे हैं, वोटर्स के बीच में जा रहे हैं, कितना असर दिखाई दे रहा है और क्या वाकई में इन सब के बाद कर्नाटक का चुनाव जो अब तक नहीं हुआ है बेहद चौंकाने वाला आने वाला है? देखिए विपनेश, मैं आपके कार्यक्रम में कई बार कह चुका हूं कि ये विकास की बातें और ये सबका साथ सबका विकास या जो भी बात है, भ्रष्टाचार, विकास, ये सब मुद्दे, इन सब बातों पर वोट नहीं मिलता। बात देश की राजनीति जिस तरफ जा रही है पिछले कुछ सालों से आप देख ही रही हैं, करीब 3 दशक हो गए जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही हर जगह का चुनाव घूमता है या घुमाया जाता है। तो अब कांग्रेस पार्टी ने इसकी शुरुआत यहाँ से की कि एक दिन पहले 24 घंटे से ज़्यादा हुआ जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही कि नफरत, देश में समाज में नफरत फैलाने वाले संगठनों जैसे बजरंग दल, बहुसंख्यक, चाहे वो संगठन बहुसंख्यकों के हों या अल्पसंख्यकों के, जैसे बजरंग दल और पीएफआई हम सरकार में आए तो बैन करेंगे। विवाद यहाँ से शुरू होता है जब बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है और पीएफआई जैसे संगठन से उसकी तुलना कांग्रेस पार्टी ने की। और घंटे भी नहीं बीते, प्रधानमंत्री जिस पहली या दूसरी रैली में पहुँचे उन्होंने तुरंत बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। अब बजरंग बली के जितने भी समर्थक हैं, भक्त हैं, वो ये तय करें कि बजरंग दल और बजरंग बली एक अलग अलग चीज़ें हैं या एक चीज़ है। बजरंग नाम से बजरंग बली भगवान को जोड़ देना और उसका जिक्र करना, पूरी भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को बजरंग बली से, हनुमान जी से, भगवान जी से जोड़ दिया। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो अक्सर विवादों में रहा है। कर्नाटक और उड़ीसा में ईसाई मिशनरीज और चर्च पर हमले के लिए कई बार बजरंग दल पर आरोप लगे हैं और ऐसा नहीं है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध, बैन की या प्रतिबंध लगाने की मांग ये पहली बार हुई है। अगर आप इतिहास खंगाल लेंगी और देखेंगी, रामविलास पासवान से लेकर के तमाम नेताओं ने, मनीष तिवारी ने, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने अटेंड किए आज के 15 साल पहले, खास करके मनमोहन सरकार के दौरान, जब ये मांग कांग्रेस के आधिकारिक मंच से की गई कि बजरंग दल जैसे संगठनों पर बैन लगाया जाए। ये कई बार हो चुका है। एक बार तो मुझे याद है प्रधानमंत्री के यहाँ इस मसले को लेकर, ईसाई मिशनरीज पर अटैक को लेकर के बैठक भी हुई थी, तब उसमें बहुत जोरदार तरीके से मांग उठी थी कि बजरंग दल बैन किया जाए। अब बात आती है कि ये विशुद्ध कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण या कहिए ध्रुवीकरण की राजनीति है। अब मैं ये कहूँगा क्योंकि पीएफआई पर बैन तो 5 साल का केंद्र सरकार ने पहले से लगा रखा है। चूँकि उनको अपना नाम पीएफआई का लेना था, इसलिए उन्होंने बजरंग दल का भी नाम रखा, मुझे ऐसा लगता है। और जो कर्नाटक चुनाव की जहाँ तक बात है, जो कर्नाटक के तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर पीएफआई का प्रभाव पिछले कुछ सालों में तेज़ी से बढ़ा है। देखिए, पीएफआई संगठन जो है वो 2007 में अस्तित्व में आया। मूल बात यह है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद दक्षिण भारत के 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कुछ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संगठन बने जो कि चरमपंथी जिनको कहा जाए, और इन तीनों ने अपने आप को एक संगठन में विलय करके पीएफआई बनाया। सरकार और जांच एजेंसियां कहती है कि ये वर्ग विशेष को उत्तेजित करते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कराने का काम करते हैं। पीएफआई कहता है कि नहीं, ये सामाजिक संगठन है, जैसे सिमी अपने को कहा करता था। और बहुत सारे पीएफआई का तो आपको मालूम है कि केरल का वो बहुत ही चर्चित मामला है, जब एक प्रोफेसर की उंगली पीएफआई के लोगों ने काट दी थी क्योंकि उन्होंने कुछ बेअदबी की बात कही थी। तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पीएफआई का नाम आता है। तो पीएफआई के साथ बजरंग दल को जोड़ करके कर्नाटक में वो विशुद्ध वोटों की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने करने की कोशिश की है और उसका जैसे ही जिक्र आया, अब भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके वोटों की सियासत करने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक में 12-12.5% मुस्लिम वोट है और वो भी कई जगह
केंद्रित है। और एक बात ये है कि अगर आप देखें मैसूर देखें, मांड्या यहाँ का देखें, रामनगर जिला देखें, जो लोग नहीं जानते मैं जिले के हिसाब से बता दूं, इन 4-5 हासन देखें, इन 4-5 जिलों में जेडीएस का बहुत अच्छा प्रभाव है और मुस्लिम प्लस वोक्का-लिग्गा कॉम्बिनेशन के साथ जेडीएस एक साइजेबल अमाउंट में एमएलए जिता लेती है। इस बार चूंकि हिजाब का जो मामला था वो भी कर्नाटक से हुआ था और हिजाब मामले में पीएफआई की भूमिका उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मानी भी जाती है। पिछले साल 2022 में पीएफआई पर बैन लगाया केंद्र सरकार ने 5 साल का। तो ये जो 4-5 जिले हैं, जैसा मैंने बताया, वोक्का-लिग्गा और मुस्लिम, ये दोनों कॉम्बिनेशन से जेडीएस बहुत अच्छी खासी एमएलएस को जीत लेते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल ये मान रखा है कि वो जो 12.5% अल्पसंख्यकों का है वो पूरी तरह से उनकी तरफ आए और वो वोटों में बिखराव ना हो। मुझे लगता है कि इसी तुष्टीकरण, इसी ध्रुवीकरण में कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश की है। दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी हर जगह करती है, वो कर्नाटक में भी इस मुद्दे को उठा करके हिंदू ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कर्नाटक में अगर ये बात मैं कहूँ तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज़्यादा जातिवाद कर्नाटक में है। और ग्रामीण स्तर पर, गांव और कस्बों के स्तर पर अब विपनेश आप जाएंगे, आपको देख के हैरत होगी कि वोक्का-लिग्गा और लिंगायत किस कदर जातिवाद में बात करते हैं और रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रामीण इलाकों में तो जातिवाद इस चुनाव में ज़्यादा हावी है। शहरी इलाकों में निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और ये ध्रुवीकरण जो है वो शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की इस बात से फ़ायदा होने की उम्मीद है। जी राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।